रहे हैं। या तो गवर्नमेंट अपनी नाइंसाफी और हक तलफी से बाज आ जाए, नहीं तो मिटा दी जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या कहा जा सकता है। ये तो इंसानी अकीदत की इतनी पुरानी सच्चाई है कि सिर्फ पहाड़ और समंदर ही इसके हम उम्र कहे जा सकते हैं। जो चीज बुरी है उसे या तो दुरुस्त हो जाना चाहिए या मिट जाना चाहिए। और तीसरी क्या बात हो सकती है? अब जबकि मैं इस गवर्नमेंट की बुराइयों पर यकीन रखता हूं, तो यकीनन ये दुआ नहीं मांग सकता कि ये दुरुस्त भी ना हो और इनकी उम्र दराज भी हो। आपकी दवाई ले आई। डॉक्टर साहिबा ने कहा है जाकर अपनी बेगम साहिबा को कहो कि वो आराम करे। आप तो अपनी बीमारी की बात मौलाना से कहती नहीं और हमें भी मना करती है। मौलाना साहब घर में होते ही कब हैं जो उनसे हाले दिल बयां करे। एक तरफ जंग अजीम का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ भारत छोड़ो तहरीक चल रही है। कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर हैं मौलाना साहब। हम अपनी बीमारी का हाल सुनाकर उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, घर में आटा नहीं है, शक्कर भी खत्म हो गई है। बनिए ने कहा है जिस चीज की भी जरूरत हो बेझिझक आकर ले जाओ। मौलाना साहब दिन रात हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं, क्या आप उन्हें उधार नहीं दे सकते? उधार की कोई भी चीज के सख्त खिलाफ है मौलाना साहब। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बेहद नाराज हो जाएंगे। बेगम साहिबा, आज तो आपने चाय तक नहीं पी। तुम जानती हो नसीबा, चाय मौलाना साहब की कमजोरी है। हम चाय के बगैर रह सकते हैं मगर वो नहीं। देखो जलसा खत्म होता ही होगा, मौलाना साहब आते ही होंगे। मौलाना साहब, आज तो हम मौलाना साहब का आने का इंतजार करेंगे ना। कल तो हम वैसे भी ना आ पाएंगे। हमारी बिटिया की विदाई जो है। बिटिया की विदाई? अच्छा नसीबा तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। बच्चे भी कितने जल्दी बड़े होते हैं। बेगम साहिबा को तो हमारा इंतजार करने की आदत है। हमारा एक कदम जेल में होता है और दूसरा घर से बाहर। मौलाना साहब, आपने जेल की जिंदगी का खैर मकदम किया है। क्या जेल के अय्याम में आप में कोई तब्दीली आई? लैलाए आज़ादी की फिराक में जिंदगी के 16 साल कैद-ओ-बंद की नजर हो गई। इतनी उम्र में तो बच्चियां जवान हो जाती हैं। बस यूं समझ लीजिए कि फिराक लैलाए आज़ादी सनो बलागत को पहुंच गई। मेरी पिछली जिंदगी तो मुझे कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचा कर चली गई और अब एक दूसरी ही जिंदगी से साबका पड़ा है। अच्छा, अब आपने इजाजत दीजिए। खुश रहिए। आदाब। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। और अब हमें ये बतलाइए
दुश्मन फिरंगियों की बात नहीं कर रहे, हम आपसे मुखातिब हैं। हम बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब। जी हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। बेगम, हमें इस बात का इल्म है कि एक अरसे से आपकी सेहत नासाज है। ऐसा भी नहीं कि हम इस बात से बेखबर हैं, लेकिन हम क्या करें? आजादी की जंग की इस राह में हमें अभी ऐसी न जाने कितनी और कुर्बानियां पेश करनी होंगी। आप बैठ जाइए मौलाना साहब। हमने आपके लिए आपकी पसंदीदा हिल्सा मछली बनवाई है और चाय भी तैयार ही है। हम अभी लेकर आते हैं, आप बैठिए। या अल्लाह, हाँ, तू भी बड़ा कारसाज है। यहाँ जिंदगी जेल में गुजर रही है और इधर हर एक चीज मौजूद है। हाँ, शुक्रिया बेगम। बेगम, आपके दाएं हाथ की उंगली में आपका हुजूर की अता की हुई अंगूठी हुआ करती थी, तो नजर नहीं आती। बेगम, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब दीजिए बेगम। हमारी तरफ देखिए बेगम। समझ गया, आपके आंसुओं ने सारा किस्सा बयान कर दिया। आपकी अंगूठी शायद हिल्सा मछली निकल गई। बेगम, हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी इतने एहतमाम की कि अंगूठी बेचने की नौबत आ गई? जानता हूं, इस नेक काम को नसीबन ने ही अंजाम दिया होगा। बेगम, आप दिल छोटा न करें। बैठ जाए बेगम। अरे, एक हातिम ताई था जिसने अपने मेहमानों की खातिर मदारत के लिए अपना एक ऊंट कुर्बान कर दिया था। फिर ये अंगूठी ये अंगूठी तो ऊंट के मुंह में जीरा हुई। अरे गोपाल, भाई देखिए तो दरवाजे पर कौन है? शब्बनिया। भाई उन्हें अंदर आने दीजिए। बेगम, आप पर्दा कर लीजिए। सलाम, आइए, तशरीफ रखिए। मौलाना साहब, आपको अंग्रेजों की हर चीज से नफरत है, सिवाय इस वक्त चाय की, जो एक बार मुझसे लगी तो छूटी ही नहीं। जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे फिरंगियों की हर एक चीज से नफरत है, और ये चाय जो मैं पीता रहता हूँ ये अंग्रेजी नहीं है, चीनी है। इसे व्हाइट जैस्मीन कहते हैं। ठेठ उर्दू में यूं कहिए कि गोरी चमेली। इसकी खुशबू जिस कदर लतीफ है उतना ही कैफ तेजुतुन। रंगत की निस्बत क्या कहूँ, यूं समझिए जैसे किसी ने सूरज की किरणें हल करके बिल्लौरी कंजान में घोल दी हो।
आइए आइए तशरीफ रखिए। मुझे तो लगा था यहाँ बहुत भीड़ होगा है? आप पॉलिटिशियन लोगों के घर पे ऑलरेडी यात्रा लगा रहता है। घोष बाबू, हाँ, लोग जब बाजार में दुकान लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग हों। हमने ऐसी जगह पे दुकान लगाई जहां कम से कम ग्राहकों का गुजर हो। और आप मौलाना है और इधर मौलाना लोग भी एक नहीं है। घोष बाबू, मौलाना दुनिया परस्त मौलाना नहीं है। पूरी बाबा मौलाना ने इस किस्म के दुनिया परस्त उम्माद जिनके लिए बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि सांप और बिच्छू एक सुराग में जमा हो सकते हैं, लेकिन दुनिया परस्त उम्मा एक साथ जमा नहीं हो सकते। हाँ, तो मौलाना साहब जी वो क्या हुआ कि आज मैं बाजार गया था तो इल्जा मछली खरीदी। वो रास्ते में मुझे वो कॉफी मॉल था तो बुलाया दादा खाना बोला तो मुझे ये आंटी लिया। मुझे बोला कि आज नौशीबन बुआ आएगा तो ये आंटी उसको 100 टका में बेच के लिए। तो बोला कि मुझे ये पता है कि ये जो आंटी है ये बेगम साहिबा का है, ये नौशीबन बुआ का नहीं है। तो बोला कि अगर मैं जाके मौलाना साहब को देगा, वो तो जेल से आ गया है तो वो नहीं लेगा, तो आप उसे दे दो और 100 टका भी हमें नहीं चाहिए। तो ये रख लीजिए। कोई बात नहीं, हम तशरीफ नहीं रखेंगे। पहले हमने कोशिश की थी वहाँ पर बैठने की, हमारा आवाज भी बैठ जाता है, इसलिए हम खड़े रहेंगे। अभी खबर मिली कि मौलाना साहब की रिहाई हो गई, इसीलिए उन्हें ढूंढता हुआ चला आया। जी बढ़िया, मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। जी ठीक है मियाँ जी, मिठाई के साथ। ग्रामोफोन बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर मौलाना का कोई पड़ोसी होगा। क्या उसे इतना भी नहीं मालूम कि उसके पड़ोस में एक आलिम दीन रहते हैं जिन्होंने तर्जुमानुल कुरान जैसी किताब भी लिखी है? मियाँ, ये मिठाई बहुत मीठी है, कम बोला करो। शुक्रिया। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है, नहीं चाहिए। मियाँ, मैं ये पूछना भूल गया कि आप कौन साहब हैं? जी मेरा नाम गोपाल। मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैं मौलाना साहब का छोटा भाई हूँ। मौलाना साहब का छोटा भाई? मियाँ, ये भाई होने और समझने में बहुत फर्क होता है। खैर ये बताइए कि आप करते क्या हैं? जी मैं उनकी फौज का एक अदना सिपाही हूँ। मौलाना ने फौज भी बना ली और अंग्रेजों को इस बात की खबर तक नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब लोग बाहर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मौलाना ने इनकलाबियों के साथ हाथ मिला लिया है। ये जनाब अपने आप को सिपाही कहते हैं और इनके हाथ में तो तलवार भी नहीं। जी आप अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। अहिंसा का रास्ता जाके सीधे जेल में खत्म होता है मियाँ। अब आप अपने सिपह सलार को ही देखिए, इतने बड़े आदि, आलिम, सहाफी, सियासी रहनुमा, विरसे में खिलाफत मिली थी, ठुकरा दिया। किसी ने क्या खूब कहा है मियाँ कि विरसा भी
कभी गुलामी का बंधन बन जाता है। जी मौलवी साहब दुरुस्त फरमाया। मौलाना साहब ने भी शायद फिरसे को गुलामी का बंधन ही समझा होगा, इसलिए खिलाफत को ठुकरा दिया। और मौलवी साहब आपके तो इल्म में ही नहीं है, ये लड़ाई बरतानवी हुकूमत के खिलाफ है और ये जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ उनका गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए है। मियाँ, ये बातें जाकर किसी जुम्मन कल्लन मियाँ को सुनी हो? ये मौलवी जमालुद्दीन भी एक हाफिज है, कारी है, हमसे जबान मत लड़ाइयो। कहता है अंग्रेजों से लड़ेगा। मियाँ, अंग्रेजों के पास तोप है, तोप के गोले हैं। तो हमारे पास अखबार है। शायद आपने अकबर इलाहाबादी का वो शेर नहीं सुना कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। मौलवी जमालुद्दीन को शायरी सुनाते हैं। तोले भर की आरसी, नानी बोले फारसी। मियाँ, क्या तोप का मुकाबला कभी अखबार से हो सकता है? जी क्यों नहीं हो सकता? आखिर अखबार अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार है। मियाँ,